आज का हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है सर्विसेज के ऊपर। बिजनेस सर्विसेज जो हमारी होती हैं वो क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर हमारा पूरा जो चैप्टर है वो बेस्ड है। अब जो सर्विसेज हैं हमारी, जैसे बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है और वेयर हाउसिंग सर्विसेज जो होती है हमारी, और भी जो इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, वो सब सर्विसेज हम अपने इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। ठीक है, पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था चैप्टर 3 जो कि था हमारा प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के ऊपर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे सर्विसेज। आज के वीडियो के अंदर सिर्फ हम बैंकिंग सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। क्योंकि हम डिटेल नोट्स कवर कर रहे हैं तो हम 2 पार्ट्स के अंदर कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले बिजनेस सर्विसेज के बारे में। इंट्रोडक्शन टू सर्विसेज एंड द 5 आईज, जो उसके 5 आई हैं। सर्विसेज आर इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट आर इंटेंजिबल, प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स एंड आर नॉट नेसेसरी लिंक टू द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। देखो, सर्विसेज जो होती हैं वो इंटेंजिबल होती है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। सर्विसेज जो होती हैं वो हमारी जो वांट्स होती हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। नेसेसरीली इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता है हमें, सिर्फ हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं जो सर्विसेज हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो टू ईजिली रिमेंबर द कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज, थिंक ऑफ द 5 आईज। हमें 5 आईज का ध्यान रखना है, हम मतलब ईजिली हम उनको याद रख सकें, क्योंकि इसके अंदर 5 आई हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि हम क्या सर्विसेज को टच कर सकते हैं? नहीं, हम सिर्फ उनको फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो वो इनटेंजिबल है। यू कैन नॉट टच, सी और टेस्ट अ सर्विस। आप किसी सर्विस को टच नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, टेस्ट नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ एक्सपीरियंस ले सकते हो। जैसे कि किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन जब आप लेते हो, किसी डॉक्टर से कुछ किसी भी चीज़ के बारे में पूछते हो, आपको किसी भी मतलब आपको कोई भी बीमारी है या कोई भी चीज़ है, आपको अगर उसकी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है और आप उस चीज़ के बारे में पूछ रहे हो, तो दैट्स कॉल्ड सर्विस। अब आप मुझसे कई बार बहुत सी चीज़ें पूछते हो और मैं उनका जवाब देती हूँ, तो वो सर्विसेज है। मैं आपको टीचिंग कर रही हूँ, मैं आपको कोई फिज़िकली कोई भी गुड्स आपको प्रोवाइड नहीं करवा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो वो सब चीज़ें आपको जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे आती हैं। अब किसी को कौन से डॉक्टर की दवाइयाँ लगती है, किसी को अलग डॉक्टर की दवाइयाँ लगती है, तो अलग अलग सर्विसेज जो हैं अलग अलग डॉक्टर्स प्रोवाइड करवाते हैं। अलग अलग, जैसे कोई दांतों का डॉक्टर है, कोई कान का डॉक्टर है, कोई फुल बॉडी का डॉक्टर है, तो अलग अलग डॉक्टर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी जो है कंसल्टेशंस ली जाती हैं। उसके बाद आता है इन्वेंट्री। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर एंड empty sent on an aeroplane or a vacant toilet rooms is a lost revenue opportunity forever। देखो, सर्विसेज जो है वो हम उनको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, कि भाई हम आगे इन सर्विसेज को यूज़ कर लेंगे, आगे हमारे ज़रूरत में तब भी हमें नीड होगी तब हम उनको यूज़ कर लेंगे। नहीं, सर्विसेज को हम जो है स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। ये हमारी जो है, ये नहीं है कि भाई अगर हम ये सोचते हैं कि भाई हम एरोप्लेन जो है उसको वैकेंट रखते हैं या होटल रूम को वैकेंट रखते हैं, तो आगे के लिए अपॉर्चुनिटी तो हम उसको मिस कर देंगे, है ना। आगे के लिए हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसी टाइम पे जो सर्विसेज हैं वो उसी टाइम पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। एट दैट टाइम में इन्वॉल्वमेंट द कस्टमर पार्टिसिपेंट इन द डिलीवरी प्रोसेस इज एग्जाम्पल चूजिंग फूड ऑप्शन एट अ रेस्टोरेंट। जो कस्टमर है उसका पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट होगा। बिना कस्टमर के आप सर्विसेज किसको दोगे? खुद को तो नहीं दे सकते ना। तो कस्टमर जो पार्टिसिपेशन है वो इन्वॉल्वमेंट उसका दोनों का होता है। उसके बाद आता है इनसेपरेटिबिलिटी। आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, प्रोडक्शन और कंजप्शन साथ में ही होगा, मतलब सेम टाइम पे होगा। ये नहीं है कि भाई आपको अगर हेयर कट लेना है तो आप अभी बोलोगे कि यार मैं अभी नहीं लिया, घर जाके ले लूँगा, ये सर्विसेज आप मेरी पैक कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों ही साथ में की जाएंगी। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन हैपन एट द एक्सेप्ट सेम टाइम। यू कैन नॉट सेपरेट अ हेयर कट फ्रॉम द बार्बर। आप बार्बर से हेयर कट को सेपरेट नहीं कर सकते हो, आपको सेम टाइम पे वहीं पे लेनी ही पड़ेगी वो सर्विसेज। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसीज। सर्विसेज वेरी बिकॉज दे डिपेंड ऑन who provides them,
व्हेन एंड टू whom ए मोबाइल नेटवर्क एक्सपीरियंस कैन वेरी बाय लोकेशन। देखो मोबाइल नेटवर्क का जो एक्सपीरियंस है वो लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि नेटवर्क हमें मिलता ही नहीं है, बहुत सी जगहों पे हमें 5G नेटवर्क मिलता है, तो वो अलग अलग लोकेशन से वेरी करता है। तो और एक जो सर्विसेज होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि कौन प्रोवाइड करवा रहा है, किसको प्रोवाइड करवा रहा है, कौन प्रोवाइड करवा रहा है, क्यों प्रोवाइड करवा रहा है, किसको प्रोवाइड करवा रहा है, कब प्रोवाइड करवा रहा है, ये भी बहुत सब चीज़ें डिपेंड करती है सर्विसेज के ऊपर। होता है ना कि जब आप किसी जान पहचान वाले इंसान के पास जाते हो तो वो आपको थोड़ी सी प्रिविलेज देता है, थोड़ी सी आपको अहमियत देता है और ज़्यादा, तो आपको अच्छी सर्विसेज और प्रोवाइड करवाता है। तो वो होता है कि भाई आप किसको दे रहे हो, कौन है, वो सर्विसेज मैटर करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग क्या होती है, ठीक है। Bank can accept deposit of money from the public for the purpose of lending or investment. These deposits are repayable on demand by check, drafts और other. देखो बैंक जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स को, मतलब जो भी आप पैसा डिपॉजिट करते हैं उनको वो एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक के इन्वेस्टमेंट्स को करने के लिए। और जो डिपॉजिट्स होते हैं वो रिपेबल होते हैं या तो मतलब डिमांड पे आपने जब भी मतलब चेक दिया, ड्राफ्ट्स आए या फिर किसी भी कोई भी जब भी आपने डिमांड की उस पैसे की तो आप वहाँ से पैसा निकाल लेते हैं, वो हमारा बैंकिंग होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में। सबसे पहले हमारा कॉमर्शियल बैंक आता है जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली गवर्न किया जाता है। गवर्न्स ऑपरेशंस अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, दे एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड गिव लोन टू द जनरल पब्लिक एंड बिजनेस। ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को, जो भी आप पैसा डिपॉजिट करते हैं उसको, और लोन देते हैं जनरल पब्लिक और बिजनेसेस जो होते हैं उनको, जैसे कि SBI और HDFC जो बैंक हमारे होते हैं वो। उसके बाद आता है स्पेशलाइज्ड बैंक, फोकस ऑन यूनिक नीड्स लाइक फॉरेन एक्सचेंज, हैवी इंडस्ट्रीज एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एग्जाम्पल एक्सिम बैंक और SIDBI बैंक, ठीक है। ये फोकस करते हैं जो यूनिक नीड्स जिनकी होती है, मतलब आपको फॉरेन एक्सचेंज करना है, फॉरेन करेंसी चाहिए, या फिर हैवी इंडस्ट्री आपके पास है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप ज़्यादा कर रहे हो, तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड बैंक बनाए गए हैं। इसके बाद आता है सेंट्रल बैंक, द एपिक्स बॉडी रेगुलेशन द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। इन इंडिया दिस इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये वो बैंक होता है कि जो सारे बैंक के ऊपर काम कर रहा है, उनको रेगुलेट कर रहा है, उनको चला रहा है, उनके रूल्स रेगुलेशंस बना रहा है, तो वो हमारे इंडिया के अंदर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम RBI बोलते हैं। इसके बाद आता है कॉर्पोरेटिव बैंक, गवर्न बाय कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट, प्रोवाइडिंग चेक क्रेडिट टू मेंबर्स मोस्टली इन द रूरल और फार्मिंग कम्युनिटीज़। ये गवर्न किया जाता है कॉर्पोरेटिव जो हमारी सोसाइटीज़ होती हैं उनके थ्रू, एंड ये प्रोवाइड करवाते हैं चेक और क्रेडिट्स जो मेंबर होते हैं, ज़्यादातर रूरल एरिया के अंदर जो रहते हैं, फार्मिंग और कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनको ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं, लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या की बैंक अकाउंट्स रहेंगे। की बैंक अकाउंट्स जो हमारे सबसे पहला आता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल टू सेव मनी। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जो होता है वो इंडिविजुअल के लिए होता है पैसे को सेव करने के लिए। ऑफर है लो इंटरेस्ट रेट, ये लो इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑफर करते हैं। विड्रोवल है माइनर रिस्ट्रिक्शंस, विड्रोवल के लिए इसके अंदर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। इसके बाद आता है हमारा करंट डिपॉजिट अकाउंट फॉर बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन के लिए होता है, नो इंटरेस्ट इज पेड, इसके अंदर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। इनसाइड द बैंक चार्ज सर्विस इनसाइड द बैंक चार्जेस सर्विस फी, जो बैंक है वो सर्विस फीस को चार्ज करता है। अनलिमिटेड विड्रोवल होता है इसके अंदर, एंड डिपॉजिट होता है, और ये ऑफर करते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ को। इसके बाद आता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, मनी इज लॉक्ड फॉर फिक्स्ड पीरियड। यहाँ पे पैसा जो है वो लॉक किया जाता है फिक्स पीरियड के लिए। ऑफर द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जाता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, अ फिक्स टर्म इज डिपॉजिट एवरी मंथ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। जैसे होता है ना कि भाई हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने जमा कर रहे हैं, तो वो डिपॉजिट अकाउंट होता है ना हमारा कि भाई हर महीने में इतना जमा करना है, हमें 5 या 6 साल में इतना पैसा वापस हमारा जमा होकर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में। जो गुड्स होते हैं और सर्विसेज होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होगा।
गुड्स एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप मूव भी कर सकते हो, टच भी कर सकते हो, फील भी कर सकते हो, बट सर्विसेज जो है वो टच नहीं की जा सकती हैं। गुड्स एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जैसे कि स्मार्टफोन सॉरी, एंड सर्विसेज जो है वो एक एक्टिविटी होती है, एक प्रोसेस होती है, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग आप करते हो। उसके बाद स्टोरेज कैन बी कीप्ड इन अ वेयर हाउस, गुड्स को हम वेयर हाउस के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, बट सर्विसेज को हम वेयर हाउस के अंदर स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप गुड्स के अंदर पॉसिबल है, आप अपने गुड्स किसी और को दे सकते हो, बट सर्विसेज के अंदर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पॉसिबल नहीं है। कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 सेगमेंट्स। 3 सेगमेंट्स के अंदर जो हमारी सर्विसेज हैं वो क्लासिफाई की गई हैं। सबसे पहले आती है बिजनेस सर्विस, जो यूज़ की जाती है बिजनेस इंटरप्राइजेज को कंडक्ट करने के लिए, उनके ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने के लिए। यूज्ड बाय बिजनेस इंटरप्राइजेज टू कंडक्ट देयर ऑपरेशन स्मूथली, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। इसके बाद आती हैं हमारी सोशल सर्विसेज, प्रोवाइड्स वॉलंटरीली टू अचीव सोशल गोल्स को अचीव करने के लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जैसे कि फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर जो एनजीओज प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद आती है पर्सनल सर्विसेज, एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स बेस्ड ऑन अ पर्सनल चॉइस, टूरिज्म, रेस्टोरेंट्स। देखो पर्सनल सर्विसेज वो होते हैं कि मतलब आप एक्सपीरियंस करते हो अपने आप पर्सनली जो आप एक्सपीरियंस करते हो, जैसे कि आपको कोई जगह ज़्यादा ही पसंद आती है, किसी को अलग जगह कोई पसंद आती है, तो वो आपके खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती है। जो आपका खुद का एक्सपीरियंस होता है वहाँ से, टूरिज्म से, रेस्टोरेंट से, किसी का कौन सा रेस्टोरेंट फेवरेट होता है, किसी का कौन सा रेस्टोरेंट फेवरेट होता है, तो वो आपके एक्सपीरियंस से के ऊपर बेस्ड होता है। डिफरेंट पीपल का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न ई बैंकिंग सर्विसेज। जो मॉडर्न ई बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। फंड्स आर ट्रांसफर इन बैच थ्रू आउट द डे, नो मिनिमम लिमिट। NEFT जो है वो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है, जो कि इसके अंदर फंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं थ्रू आउट द डे, पूरे दिन। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती है, कोई मिनिमम लिमिट यहाँ पे नहीं है ट्रांसफ़र करने की। थ्रू आउट द डे, पूरे दिन ये फंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा RTGS, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, इंस्टेंस फंड्स ट्रांसफ़र ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर फंड ट्रांसफ़र किए जाते हैं, बट यूज्ड फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। ये यूज़ किए जाते हैं जब आपको ज़्यादा वैल्यू ट्रांजेक्शन यूज़ करनी है, जैसे कि मिनिमम अमाउंट 2 लाख है, उसके ऊपर जब फंड आपको ट्रांसफ़र करना है तो आप रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट का यूज़ करते हो। RTGS जो हम बोलते हैं ना, RTGS फिल कर दो। RTGS आपने अगर किसी बड़े के मुँह से नाम सुना होगा आपके, तो आपने सुना होगा कि RTGS जो होता है वो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होता है, जहाँ पे जो फंड ट्रांसफ़र किया जाता है वो कंटिन्यूस बेसिस पे होता है, बट यहाँ पे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए, मिनिमम अमाउंट यहाँ पे 2 लाख होने चाहिए। इसके बाद आता है बैंक ओवरड्राफ्ट एंड एग्रीमेंट वेयर अ करंट अकाउंट होल्डर कैन विड्रॉ मोर देन देयर एक्चुअल बैलेंस अप टू एन एग्रीड लिमिट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पे करंट अकाउंट होल्डर, जिसने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों अकाउंट अलग अलग होते हैं, जो कि आप कॉमर्स के अंदर अकाउंट में पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर, शायद 11th में भी आ जाता है। तो करंट अकाउंट और जो हमारा होल्डर होता है वो विड्रॉ कर सकता है जो उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है उससे भी ज़्यादा, जो उसने एग्री किया है कि भाई मैं इससे ज़्यादा भी विड्रॉ कर सकता हूँ, उसने एक लिमिट जो है वो उसने एग्रीमेंट के अंदर एग्री करवाई है, वो होता है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक से जितना पैसा आपके पास नहीं है उससे भी ज़्यादा पैसा आप बैंक से निकाल लेते हो, ठीक है। तो आज हमने जो बिजनेस सर्विसेज हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही सर्विस पड़ी है, वो सर्विस थी हमारी बैंकिंग सर्विस। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम कवर करेंगे जो हमारी सर्विसेज हैं, जैसे कि इंश्योरेंस सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और कम्युनिकेशन सर्विस एंड वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब जो भी सर्विसेज हैं हमारी उनको हम कवर करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहली न्यू अपडेट्स आए वो आप लोगों के पास आए। और वीडियो अच्छी लगी तो भी लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।